हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार मिडिल ईस्ट के हालात आपके सामने पेश कर रहा है और इजराइल फिलिस्तीन जंग को बहुत ही बारीकी से हम लोग कवर कर रहे हैं। मुसलसल आपको एक बार लाइव आधा घंटे का प्रोग्राम, उसके अलावा किसी एक्सपर्ट से बातचीत और शाम को 9 बजे नजर दुनिया पर। इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान हैं जॉन दयाल साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। बहुत लंबा अरसा पत्रकारिता और उसमें कई जंगें भी आपने कवर की हैं। आज हम जॉन दयाल साहब से बात करेंगे इस पर कि 15 दिन हो गए जंग शुरू हुए, वो कहां तक पहुंच रही है, क्या कुछ हो रहा है, और आगे भी हम समझना चाहेंगे कि जो अलग अलग मुल्कों का अलग अलग रुख जो हमें सामने आ रहा है, खासतौर पर वेस्टर्न मुल्कों के हेड्स ऑफ स्टेट्स इजराइल जा रहे हैं ऐसे वक्त में जबकि जंग हो रही है। सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू होता है, लेकिन उसके बावजूद कई अहम विजिट्स हो चुकी हैं, जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन, यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक और कई और लीडर्स मुसलसल वहां पहुंच रहे हैं। जॉन दयाल साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये 2 हफ्ते की जंग हो चुकी, आमतौर पर उस इलाके की जंगें कम मुद्दत की होती है, 2 हफ्ते की जंग हो गई, अभी जंग रुकने का कोई इशारा नहीं मिल रहा है। कहीं कहीं बातचीत का इशारा मिलता है, लेकिन कोई नतीजा खेज कोई बातचीत होती हुई नजर नहीं आ रही। आप इसको कैसे देख रहे हैं? शुक्रिया कि आपने एक बार फिर बुलाया। हम लोग सोच रहे थे कि शायद अब तक जंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो तारीख में इजराइल के पैदा होने के बाद अरब देशों से उसकी जंगें रही हैं, कोई 2 दिन की, कोई 1 हफ्ते की, फटाफट आए, बम किया, सारे के सारे प्लेन्स खत्म कर दिए, लड़ाई खत्म हो गई। या फिर टैंक मिस्र की तरफ बढ़ा दिए और रातों दिन 3000 किलोमीटर 4000 किलोमीटर जमीन के ऊपर चले गए। मगर इस बार मामला फर्क है और दोनों तरफ से फर्क है। ये इसको आप कह सकते हैं एक तरीका का अर्बन वॉरफेयर है। ये रेगिस्तान में, साइनाई के डेजर्ट्स में या वेस्टर्न बैंक के जो इलाके हैं सुनसान है, या बेक्का वैली या लेबनान की तरफ की मैदानी इलाके, वो वाली जंग नहीं है। ये पहले हमास ने जब बॉम्बिंग की तो इजराइल के अर्बन एरियाज पे की, और उनमें से क्योंकि कई इलाकों में बच्चों के भी मरने की खबर थी और परिवारों के भी, तो शायद वो हमास अगर लड़ना भी मांगते थे तो कुछ ध्यान देते कि क्या कर रहे हैं। मगर वो तो उन्होंने किया, उनका बदला भी उनको मिल गया। और जो इजराइल की तरफ से जब हमला हुआ, उनका भी एक ही था तरीका के जहां जहां से रॉकेट आए थे उन बेसिस को खत्म किया जाए। पहला उनका जो बम्बार्डिंग थी वो उन्हीं जगह थी जहां पे हमास ने रॉकेट छोड़े थे। उसके बाद उन्होंने जो बम्बार्डिंग की वो था कि उसके ऊपर किस तरीके से प्रेशर बढ़ाया जाए, रिहायशी इलाकों की बमबारी करके। और उसमें इजराइल ने फिलिस्तीन के मुकाबले में बहुत ज्यादा बच्चों को, महिलाओं को, परिवारों को, रहने के घरों को, अस्पतालों को तहस नहस कर दिया। तो शर्म की भी, जब अगर दोनों तरफ की भी बात करें तो ये इजराइल का काम बहुत ज्यादा शर्मनाक था, हमास का तो था ही। तीसरी बात जो मैं पहले आपसे कह चुका था कि यहां पर अगर लैंड अटैक होता है तो इजराइल को हाउस टू हाउस, डोर टू डोर, हर गली, हर इंच के लिए लड़ना पड़ेगा। और लड़ने का मतलब यह होगा कि अपनी जान से खोना पड़ेगा। हमास का भी नुकसान होगा, मगर इजराइल का, क्योंकि अटैकर होगा वो, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। हमास के सिपाही तहखानों में कहाँ अपना एक तरीके से बना चुके होंगे एक किला किस्म का, वहां से वो अटैक कर पाए। उनके पास हथियार तो कभी दोनों के पास नहीं है,
उनके पास भी हथियार है, और मेरा ख्याल है उनके पास शहरी लड़ाई के लिए ज्यादा हथियार है। तो यहाँ पे टैंक की जरूरत नहीं है, रॉकेट की जरूरत नहीं है, मशीन गन की है, शार्प शूटर्स की है, मोटर की है, फ्लेम थ्रोअर की है, ग्रेनेड्स की है, सबसे ज्यादा सिपाहियों की है, एक तरफ के दूसरी तरफ के। एक सिपाही है जो अपने घर के लिए लड़ रहा है, यहाँ पे वो, उसकी बीवी, उसके 4 बच्चे रहते हैं। दूसरा है जो इनको घर से बेदखल करने आ रहा है। तो किसके पास हौसला ज्यादा होगा, ये तो साफ बात है, और इजराइल भी जानता है। तो एक तरीके से लड़ाई ज्यादा होती जा रही है। उसका एक हिस्सा ये भी है कि इजराइल अब सोच समझ के कर रहा है अपनी जानी नुकसान को कम से कम करने के लिए। दूसरी बात आती है कि वेस्टर्न कंट्रीज को, उनके पास सोशल किस्म का प्रेशर आ रहा है कि वो दिखाएं कि हम इजराइल के साथ हैं। मगर यहाँ पे मैं एक बात साफ कर देना मांगता हूँ, मैं विदेशों में भी रह चुका हूँ, जाता रहता हूँ, कोविड के पहले तो अक्सर जाया करता था। वहां पे एंटी सेमिटिज्म भी उतना ही है जितना कि प्रो इजराइल सेंटिमेंट है। तो आप ये मत समझिए कि पूरा अमेरिका इजराइल के साथ है, ये मत समझिए कि पूरा यूरोप, सारा जर्मनी, सारा इंग्लिस्तान इजराइल के साथ है। वहां पे भी एंटी सेमिटिज्म काफी स्ट्रांग है, और उसकी मैं निंदा करता हूं। एंटी सेमिटिज्म नहीं होना चाहिए, इस्लामोफोबिया नहीं होना चाहिए, हिंदू फोबिया नहीं होना चाहिए, तो हम मान के चलते हैं। तभी हम अपने आप को कहते हैं कि हम एक्टिविस्ट हैं, एक तरफे नहीं है। तो ऐसे में देश के ऊपर उसके जो राजनेता हैं, उसके जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हैं, उनके ऊपर वहां के लोगों का, इजरायली यहूदियों का, बैंकर्स का जो प्रो इजराइल है, मिलिट्री मशीन का, जिसको हर छोटी आग में अपना फायदा दिखता है, चाहे वो सेंट्रल एशिया में हो या वो रशिया के साथ हो, या कहीं पे भी छोटी लड़ाई हो, वो कहता है कि अब मेरा टैंक बिकेंगे, मेरी बंदूकें बिकेंगी, मेरे हथियार बिकेंगे। उनके मुंह से पानी टपकने लगता है। तो ये तो प्रेशर है आपके पास कि किस तरीके से किया जाए। मगर मेरा ख्याल है, जो मैं इनके इशारों से देख रहा हूँ, इनके स्टेटमेंट्स के अंदर जाके ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन नहीं चाहते कि आग ज्यादा भड़के। तभी आप देख रहे हैं कि वहां का मीडिया भी अब ये बच्चों के ऊपर इजरायली बॉम्ब्स का असर दिखाने लगा है। वो इजराइल के करतूतों का थोड़ा बहुत बखान करने लगा है। हालांकि बाइडेन कितना भी कहते रहे कि अस्पताल के ऊपर अटैक इजराइल ने नहीं किया, मगर वहां के अब टीवी भी दिखा रहे हैं कि अटैक तो इजराइल का था, कोई तीसरी फोर्स लड़ भी नहीं रही है। एक दूसरी बात आई है कि इजराइल ने अपने हमले का जो फैलाव है उसको बढ़ा दिया है थोड़ा सा। अभी लेबनान की तरफ बंदूकें उठाई हैं, अभी दमास्कस की तरफ, और थोड़ा बहुत मिस्र की तरफ भी। वो एक तरीके से वार्निंग दे रहा है कि आप आगे ज्यादा मत हिमायत दीजिए, आप मत कीजिए, नहीं तो जंग फैल सकती है। तीसरी बात है कि इजराइल कितना भी चाहे, गाजा की मदद के लिए अब जहाज चल चुके हैं, ट्रक चल चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने भी, और बड़े शर्म की बात है कि इतने दिन लगा दिए, अब गाजा के लिए रसद भेजी है, इमदाद भेजी है, दवाएं भेजी है। कब तक वो पहुंचेंगी? मिस्र के रास्ते से जा रही है, बहुत लंबा रास्ता है, वहां से कब तक गाजा स्ट्रिप पहुंचेगी समय बताएगा, शायद कल परसों में कुछ पहुंचे। मगर एक भी ट्रक पहुंचता है तो गाजा के लिए सांस लेने की टाइम मिलता है उनको। वहां पर अस्पताल में जो लोग हैं उनको मरहम पट्टी के लिए मिलता है। तो ये जो अब वर्ल्ड वाइड असिस्टेंस गाजा के लिए चल रहा है, और उसके साथ साथ डिमांड भी हो जा रही है कि आप ये बिजली का, पानी का, दवाइयों का, ये जो आपने सील लगा रखी है, इसको खत्म कीजिए। ये अमानवीय है, ये आदमीता की कोई बात नहीं है। इजराइल के ऊपर ये प्रेशर बढ़ रहा है। क्या अलावा इसके लंदन में,
या न्यूयॉर्क में या जिनीवा में, यूनाइटेड नेशंस में बात पीस की चल रही है कि नहीं चल रही है? यकीनन चल रही है, मगर उसका जो भाव था, उसका जो वेग है, उसकी स्पीड है, वो उनको बढ़ानी पड़ेगी। और मैं फिर कहता हूं कि हिंदुस्तान अभी भी टाइम है कि अपनी जो पुराना उसका रोल था वो आए, प्ले करे, इंसानियत का रोल प्ले करे और शांति के लिए कुछ काम करने की आगे बढ़ाए वो। अच्छा जॉन दयाल साहब, आपने कई चीजें बताई और मैं थोड़ा सा उसमें और आगे जो जब हमारी आपकी बात हो रही है इस वक्त, जो हेडलाइंस हैं इजरायली मीडिया की, वो ये कि इजराइल ने हमले बढ़ाए हैं, हमास के 222 टारगेट पर कल रात हमले हुए हैं। इसके अलावा रॉकेट फायर साउथ की तरफ, साउथ इजराइल की तरफ आ रहे हैं और आईडीएफ का कहना है कि वो लेबनान से आने वाले भी कुछ सस्पिशियस ऑब्जेक्ट को रोक रहा है। इसके अलावा एक खबर है, ये खबर है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नेतन्याहू के ऑफिस से कि अब तक 2 लाख इजरायली बेघर हो चुके हैं। यानी बहुत से ऐसे इलाके हैं जो खाली कराए जा रहे हैं, जो अलग अलग खबरें हमारे पास आ रही हैं, गजा से के बॉर्डर से नजदीक के इलाकों से, लेबनान के बॉर्डर के नजदीक के इलाकों से। तो ये जो सूरत हाल बन रही है और इजरायलियों से कहा जा रहा है कि मिस्र और जॉर्डन छोड़ दें, इसी तरह से अमेरिकन और ब्रिटिश अपने सिटीजन्स को कह रहे हैं कि वो लेबनान छोड़ दें। तो ये जो मुख्तलिफ मुल्कों को छोड़ करके निकलना या अपने ही घरों को, यानी जो वो फिलिस्तीन में कब्जा करके बैठे हुए, तो आपको क्या ये लगता है कि इजराइल अब सुकड़ना शुरू हो गया है? जो वो फैलने का सिलसिला चल रहा था, जो एक्सपेंशनिस्ट जिस रास्ते पर वो चल रहे थे, अब वो रुक जाएगा? एक तो साइकोलॉजिकल वॉर है, उनका जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है ये उसका हिस्सा है। और इसका मेन एक तरीके से रीजन ये है कि जो उन्होंने पहले, उनकी बदनामी हुई है कि बच्चे मारे गए हैं, अस्पतालों पर अटैक हुआ है, ईसाई अस्पतालों पर अटैक हुआ है, चर्च पर अटैक हुआ है, उसको किस तरीके से सीमित किया जाए, उससे जो थू हो रही है पूरी दुनिया में, उसको कैसे सीमित किया जाए। अब जो नंबर्स हैं, यकीनन अगर आपने पैलेस्टीनियन टेरिटरी में अपने घर बसाए हैं, वहां पे जो रेफ्यूजी नए आए, जो एशिया के रेफ्यूजी आए, जो और जगह से रेफ्यूजी आए, उनको वहां पे बसने को कहा गया, तो वहां पर अगर जरा भी एक भी अटैक होता है तो डर खौफ तो रहेगा ही। और वहां से हटा रहे हैं आप, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि इसका कुछ आप बहाना बना के कुछ फायदा उठा पाए। इसका एक ही बात साफ है कि ये प्रूफ है कि आपने ऐसी जगह लोग बसाए हैं जहां पे वो एकदम बॉर्डर में या बॉर्डर के पार भी जो आपका इलाका नहीं था वहां बसाए हैं, और उनको जरा भी हरकत होती है तो उनकी जान को खतरा होता है। वाजिब है, वाजिब है। और मेरा ख्याल है पैलेस्टीन अगर अटैक करेगा तो छोटा मोटा भी अटैक करेगा तो निशाना बंदूक का, बंदूक की गोली का सभी जगह जाएगा जो उसके पास है। और उसके पड़ोस में अगर इजराइली आके फंस गया है तो उसको भी थोड़ा समझना चाहिए। अच्छा जॉन दयाल साहब, एक सवाल है, वो ये कि 2 नैरेटिव हैं दुनिया में इजराइल के बारे में। एक तो नैरेटिव ये है कि इजराइल एक लेजिटिमेट मुल्क है और उसने 1967 वॉर में कुछ और इलाकों पर कब्जा किया था, और वो ऑक्यूपाइड टेरिटरी, इंटरनेशनल जो मीडिया में कहा जाता है उसको ऑक्यूपाइड टेरिटरी कह दिया जाता है। एक दूसरा नैरेटिव है जो ईरान का है, जो ये कहता है कि ये मुल्क यहां होना ही नहीं चाहिए, ये गैर कानूनी तरीके से फिलिस्तीन पर आकर के बसा है। और ईरान के लीडर ने तो इस हद तक कहा 2015 में कि आने वाले 25 साल इजराइल अपने वजूद के नहीं देख सकेगा। और अब भी वहां के मीडिया, वहां के ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि अब और तेजी से इसके गिरने का रास्ता हमवार हो रहा है। आप कौन से वाले नजरिए को सही समझते हैं? क्या इजराइल लेजिटिमेट मुल्क है या इजराइल पूरा ऑक्यूपाइड टेरिटरी पर है? आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, इजराइल की लेजिटिमेसी, तो मैं जो बिब्लिकल लेजिटिमेसी है, जो इजराइली खुद कहते हैं कि खुदा ने हमको जमीन दी है, मैं उसको मानता नहीं हूं। क्योंकि आज का जो इजरायली है वो बाइबल के जमाने का इजरायली नहीं है, वो ज़ायनिस्ट इजरायली नहीं है। अगर हम मान भी ले कि खुदा बाप ने
एक बेटे को कहा कि आप यहाँ रहेंगे और दूसरे को कहा आप पड़ोस में रहेंगे। तो मैं इसका बिब्लिकल एग्जिस्टेंस को तो मैं आज के मॉडर्न आइज से, न्यू टेस्टामेंट की आइज से और हमारी अपनी थियोलॉजी जो है उसकी नजर से अगर मैं देखूं तो मैं कहूंगा आपको कि आप अपना पॉलिटिकल कोई नजरिया बताइए, अपना कोई राजनीतिक नजरिया, इंटरनेशनल लॉ का नजरिया बताइए। आप ये बाइबल का, टोरा का ये मत दीजिए हमको। अब दूसरी बात आती है कि क्या इंटरनेशनल वजूद है कि नहीं है। हमने इंग्लैंड का पैलेस्टीन मैंडेट को मंजूरी दी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। वर्ल्ड वॉर 2 तक हम मानते रहे कि पैलेस्टीन एक जगह है जहाँ पे यहूदी भी रहते हैं, जहाँ पर पैलेस्टीनियंस भी रहते हैं। उसी जगह में हम लोग बर्दाश्त करते रहे ज़ायनिस्ट फौजों का, ज़ायनिस्ट गुएरिला ग्रुप्स का इंग्लिस्तान की फौजों के ऊपर अटैक करना, इंग्लिश लोगों को मारना, पैलेस्टीनियंस को मारना। और उसके बाद 48 के बाद कई देशों ने, जब ये कंट्री पैदा हो गई, इसको डिक्लेयर कर दिया गया, उसको माना। आज की तारीख में जो नया निज़ाम है इसका वो ये है कि हम लैंड मास का इलाका एक है, उस बाउंड्री में 2 देश है, 2 कौमें हैं, 2 धर्म है, 3 धर्म है जो इकट्ठे रहते हैं। तो उनका पैरेलल एग्जिस्टेंस, को एग्जिस्टेंस हम मानते हैं। आज की तारीख में हिंदुस्तान भी ये मानता है कि इजरायली लोग जो हैं उनको जो उनकी जमीन 48 की थी वहां का तो उनको हक है। जो उन्होंने जबरन काम कर किया है उसके ऊपर बहस होनी चाहिए, हो सकता हो तो वापस जाना चाहिए। मगर चाहे वो पड़ोस में कोई हमारे खेत के ऊपर कब्जा कर ले या इंटरनेशनल, कुछ हद तक तो जो ऑक्युपायर है उसका आप ज्यादा मान ही लेते हैं, अफसोसन। और हर जगह यूरोप में, बाकी जगह हिंदुस्तान और पड़ोसी देशों में चीन के साथ जो ऑक्युपाई कर गया तो हम एक तरीके से मान लेते हैं कि वो जाने वाला नहीं है। तो इजराइल का जो टेक्निकल वजूद है, जिसको हम कह सकते हैं यूनाइटेड नेशंस का वजूद है, कि आपको पैलेस्टीन के साथ 2 सेपरेट लोग, 2 सेपरेट कौमें, 2 सेपरेट राज एक ही जगह रहने हैं, चीक बाई जॉल इकट्ठे। आपकी बाउंड्रीज ऐसी होंगी कि आप एकदम एक की सांस दूसरे की सांस आपको सुनाई देगी और मिलेगी। आज उसी को अमली जामा पहना चुके हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं। तो वो है ईरान का जो कहना है वो टेक्निकल था, मगर 48 के बाद और ओस्लो के बाद तो उसका मेरा ख्याल है इंटरनेशनल इम्प्लीमेंटेशन इम्पॉसिबल है। अच्छा, इंटरनेशनल ये जो देखिए कुछ जगहों पर दुनिया में आप भी बेहतर जानते हैं, जो ऑक्युपायर होता है वो ये सोच करके सप्रेस करता रहता है कि 1-2 नस्लें निकल जाएं, उसके बाद लोग हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन जिस तरह से 7 अक्टूबर को हमें नजर आया, उसके बाद इजरायली मीडिया में एक, मैंने ओपेड पढ़ा टाइम्स ऑफ इजराइल का, उन्होंने ये लिखा कि हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम इस अपने छोटे से जमीन के टुकड़े पर सुकून से रह सकें। लेकिन जिस तरह के 7 अक्टूबर के तजर्बे हुए उसके बाद हमें ऐसा नहीं लग रहा। तो ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में हमास किसी तरह से हावी होता हुआ नजर आ रहा है, उसको किस नतीजे की तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, मैं और आप हिंदुस्तानी हैं जी। हम लोग आज के समय में जीते हैं, पुरानी यादों को भूल जाते हैं, या कि इतने मिक्स हो गए हैं, इतने दौर देख लिए कि हम कायल हो गए हैं। इजराइल एक कौम है जो आप सोच सकते हैं 2000 साल से इसी की आस में है कि हम जेरूसलम वापस जाएंगे, कुछ ना कुछ तो पूजा करने जाएंगे, चाहे रहने ना जाएं। तो जब वो खुद क्या सोचता है कि जब मेरी आस है 2000 साल बाद भी इतनी जिंदा है तो दूसरे की भी हो सकती है। जॉन दयाल को शायद मानना मुश्किल होगा कि मेरा पड़ोसी 2000 साल तक अपनी उम्मीदें बनाए रखेगा, मगर इजराइल को ऐसा देश है, वो ही जानता है कि इंसान की कौमों की कुव्वत, उनकी आस, उनकी औलादों के साथ साथ कितनी दूर तक चलती है। अगर बेदुई
भी ये मान सकते हैं चीन जानता है ये बात। चीन बड़े अच्छे से जाता है क्योंकि उसकी 5000 साल की हिस्ट्री है। वो आगे भी देख सकता है, पीछे भी देख सकता है। उसने सिंगापुर में 60 साल में अपना पूरा कब्जा कर लिया, माइनॉरिटी से मेजॉरिटी बन गया। तो चीन समझ सकता है, इजराइल समझ सकता है कि फिलिस्तीनियों का अपने मादरे वतन के ऊपर, अपनी जमीन, अपनी इतिहास, अपने वजूद की आज जो है वो जनरेशन दर जनरेशन चलती रहेगी। इजराइल सबसे ज्यादा समझता है और उसको एक तरीके से जो थोड़ा उसकी जो खौफ आता है उसको इसी बात से आता है कि अगर मैं सोच सकता हूं तो दूसरा भी सोच सकता है। अभी कुछ ऐसी खबरें भी आई कि खुद प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू गाजा बॉर्डर के नजदीक फौजियों की हिम्मत बनाने के लिए गए, तो वहां एक फौजी ने बाकायदा उनके मुंह पे गालियां दी और ये कहा कि इस सारी हालत की के जिम्मेदार आप हैं। इसी तरह से ऐसी रिपोर्टें इजरायली मीडिया में आ रही हैं कि इजरायली फौजी, चाहे वो लेबनान बॉर्डर के नजदीक वाले हों या गाजा बॉर्डर के नजदीक वाले हों, वो एक तरह से खौफ की हालत में रह रहे हैं, चूंकि इतना बड़ा ऑपरेशन उन्होंने देख लिया है। और बिल्कुल पैराग्लाइडर से जो लोग कूद करके किसी टेरिटरी में आ सकते हो, वो मरने के लिए तो तैयार हैं, जैसा कि आपने कहा कि जो मरने के लिए तैयार है उसे मारना मुश्किल है। तो जो नफ्सियात, जो साइकोलॉजी वहां के अंदर के लोगों की हो सकती है, उसमें आप क्या क्या लगता है कि ऐसे कई सर्वे आ चुके हैं पीस टाइम में भी कि बहुत से इजरायली अब वापस अपने मुल्कों में वापस जाना चाहते हैं, बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को वापस दूसरे मुल्कों में बसाना चाहते हैं। क्या कुछ है, ये कब तक चलेगा इस तरह से? मेरा ख्याल है अगर आप यहूदी को भी उसके दिल में पूछे कि आपकी तीर्थ यात्रा तो पूरी हो गई, आपने जेरूसलम देख लिया, अब कहां बसना मांगेंगे? आप कहेगा मैं अमेरिका में बसना मांगूंगा। जैसे किसी हिंदुस्तानी से भी अगर आप पूछेंगे कि आप काम कहाँ कर रहे हो, बेरूत में कर रहे हो, दुबई में कर रहे हो, कहाँ जाना मांगते हो, कहेगा अमेरिका जाना मांगता हूँ। हिंदुस्तान उसके लिए दूसरी बात होगी। तो यूरोप में या रशिया में या इजिप्ट में तो यहूदी नहीं जाना मांगेगा, मगर अगर उसको मौका दें कि अमेरिका चला जाए तो मेरा ख्याल है सब यहूदियों के पास डबल सिटीजनशिप है अमेरिका की। वो आज की तारीख में यहूदी नागरिक भी है और अमेरिकी नागरिक भी है ज्यादातर, खासकर जो उनमें गोरे लोग हैं। जो मिड ईस्ट के यहूदी है, जो नॉर्थ अफ्रीका के यहूदी है, जो एशिया के यहूदी है, उनके लिए ये मुश्किल है। मगर जो सफेद यहूदी है वो सारे डबल सिटीजनशिप के हैं। दूसरी बात, इजरायली फौज, और मैं उनसे मिला हुआ हूँ, उनकी ट्रेनिंग देख चुका हूँ, उनकी करतूतें और कारनामे दोनों देख चुका हूँ, उनकी बात भी देखी है मैंने, ऐसी बात नहीं है। ये कंस्क्रिप्शन आर्मी, ये जबरन आर्मी नहीं है, ये सिटीजन फौज है। यही लोग हैं जो नेतन्याहू को जेल भिजवा सकते थे, और अगर लड़ाई नहीं होती, अगर हमास नहीं लड़ता तो अगले 3 महीने में नेतन्याहू जेल जा सकते थे, उनकी सरकार गिर सकती थी, क्योंकि पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स तो हो सकते। आज की तारीख में अगर आप कहें कि सबसे ज्यादा फायदा किसका हुआ तो नेतन्याहू का हुआ, उसकी सरकार न सिर्फ बची बल्कि बाइडेन जो उनको गाली दे रहे थे अब आके उनके गले मिल रहे हैं। तो ये जो हुआ, अगर आप किसी सोल्जर ने उनके मुंह पे थूक दिया तो मुश्किल है, क्योंकि फौजी आप जानते हैं कि जो इनको सिर्फ 30 महीने की सर्विस करने की जरूरत होती है, मगर उन 30 महीनों में ये बंदूक अपने घर ले जाते हैं, दुआ मांगने जाते हैं, तभी बंदूक इनके पास होती है। तो थूकेंगे तो नहीं, मगर इतनी भी इनकी हिम्मत है कि पूछ लेंगे कि जनाब ये आप ही की वजह से है, हम अपनी जान देने को तैयार हैं, मगर आपने हमको थोड़ा मुसीबत में डाल दिया है। और अगर कल वोटिंग हो तो नेतन्याहू फिर बाहर होंगे, कोई शक नहीं है। जी जी जी, नेतन्याहू फिर बाहर होंगे। अच्छा, अब मैं भारत के मीडिया से मुताल्लिक आपसे पूछना चाहता हूं, जो कुछ हमने पिछले 15-16 दिन में देखा जंग शुरू होने के बाद, जो गोदी मीडिया हर वक्त बीजेपी और मोदी मोदी करता था, अब वो नेतन्याहू और इजराइल कर रहा है। इसके क्या मानी है, इसे क्या समझा जाए? और इस हद तक भी हो रहा है कि
कुछ ऐसे सोशल मीडिया पर अगर किसी ने पोस्ट कर दी पैलेस्टाइन या गाजा की हमदर्दी में, तो कुछ जगहों पर एफआईआर भी हो रही हैं, लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। तो ये जो नया रुख हम देख रहे हैं, ये क्या है? योगी आदित्यनाथ को अपना इस्लामोफोबिया दिखाने के लिए एक नया बहाना है, कह सकते हैं आप, क्योंकि सबसे ज्यादा ऐसी जो बदतमीजी हो रही है यूपी में हो रही है या मध्य प्रदेश में हो रही है, केरला में तो नहीं हो रही है, कर्नाटक में भी नहीं हो रही है, तमिलनाडु में नहीं हो रही है। तो हिंदुस्तान में मैंने पहले भी कहा था और हमेशा कहता रहा हूं कि इजराइल के प्रति इनके मन में कोई दर्द नहीं है कि इजराइल कितना बहादुर देश है, उसको खुदा बाप ने जमीन दे दी थी, हमारे जिनको हम भी मानते हैं। ये वो वाला कोई दर्द नहीं है। इनके पास कोई थियोलॉजिकल रीजन नहीं है, कोई पॉलिटिकल रीजन नहीं है, कोई ज्योग्राफिक रीजन नहीं है। भारतवर्ष की मिथोलॉजी में इजराइल का नामो निशान नहीं है। इनके पास एक ही वजूद, एक ही वजह है कि का इस्लामोफोबिया से क्या कनेक्शन है। दोनों देशों का जन्म एक ही टाइम पे हुआ है, 1948 4748 में, और दोनों की पैदाइश में एक तरीके से एंटी इस्लाम वायलेंस बहुत जोर से सामने आता है। इजराइल के ऊपर अटैक हुआ, उसने उसको लड़ा, उसने जो इस्लामिक कंट्रीज है उसके ऊपर अटैक किया और करता जा रहा है आज की तारीख में भी। तो आरएसएस के लिए ये बहुत फायदेमंद बात हो जाती है कि वो इजराइल की को शायद दे कि आप ही ये कंट्रोल कर सकते हैं और आपसे हम कुछ सीख सकते हैं। मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा था कि बड़ी ये इडियोटिक बात दिखती है कि आरएसएस को हिटलर से भी प्यार है और हिटलर ने जिनका कत्ल किया उनसे भी प्यार है। आखिर आप यहूदियों के खिलाफ हिटलर से ज्यादा तो कुछ किसी ने नहीं किया ना, हिटलर ने किया है। और आपने हिटलर से सीख के मुसलमानों के खिलाफ हिंदुस्तान में लाए। फाइनल सोल्यूशन की बात आप करते हैं, नामो निशान मिटा देंगे, करते हैं। हरिद्वार में, छत्तीसगढ़ में आप ये अपना करते हैं और उसमें कहते हैं कि इनको कत्ल कर दिया जाएगा, समुद्र में दबा दिया जाएगा, गोली मार दी जाएगी। तो और आपको फिर इजराइल से भी हमदर्दी है, तो यहीं पर इनकी पोल खुल जाती है। हिंदुस्तान का मीडिया कक जानता नहीं है। एक रिपोर्टर जाता है और लड़ाई की नहीं कर रहा है, वो रिलीफ के ऊपर आ गया, क्योंकि लड़ाई करने के लिए थोड़ा गुर्दा चाहिए और एक से ज्यादा रिपोर्टर चाहिए। 2 4 5 रिपोर्टर हो तब तो काम बांटा जा सकता है ना। जो विदेशी एपी, एफपी, रॉयटर, पीबीसी, सीएनएन तो कर सकते हैं, मगर टाइम्स नाउ नहीं कर सकता, इंडियन एक्सप्रेस नहीं कर सकता, हिंदू भी नहीं कर सकता। तो बाकी एजेंसीज ऐड करके और हिंदुस्तान से ट्विटर के ऊपर मोदी क्या कह रहे हैं और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, उसको फैलाकर आप खबर बनाएंगे तो बात नहीं चलेगी। और एक और भी बात मैं कहता हूं, मैं शुरू से कह रहा हूं, हमारा गोदी मीडिया बड़ा कायर मीडिया है। ये कॉर्पोरेट सेक्टर का है, फायदा देखता है। इनको अगर मोदी की आंख का इशारा ना हो तो ये नहीं करेगा। तो ये भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो आज की है उसके हिसाब से काम कर रहा है, पत्रकारिता के उसूलों से नहीं कर रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आपने हमें वक्त दिया। कई बातें की, खासतौर पर इजराइल के वजूद के सिलसिले में जो तारीखी पस मंजर है उस पर भी आपने अपनी बात रखी और ये बताया कि टेक्निकल और बिब्लिकल नज़रिया और तारीख जो कुछ बताती है उसके बारे में भी आपने काफी तफसील से बताया। आमतौर पर इस किस्म के सवाल में किसी नई उम्र के जर्नलिस्ट से नहीं कर सकता, मैंने सोचा कि आपसे जरूर इस पे बात की जाए। आमतौर पर तारीख को भुलाने की कोशिश की जाती है। कभी इजराइल कह देता है कि हॉलोकॉस्ट पे बात मत करो और अमेरिका कह देता है 9/11 पे बात मत करो। तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशन के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं हमारे इस दौर में, लेकिन मैं समझता हूं आप जैसे जहन हमेशा खुले जहन से बात करते हैं और तारीख को सही पर्सपेक्टिव में समझाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।
मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।